कहते हैं यूथ के नौकरी नहीं है, क्या करें? अभी आपके सामने जैसे रेहान भाई हमारे काम कर रहे हैं यार, सोशल मीडिया पे आप जरा जाए तो सही, दुनिया तो खोलें आप। रेहान भाई जो है ना गलत बात कर रहे हैं यार, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम आपको जो बता रहे हैं सब गलत है, सब झूठ है। यूट्यूब से चले जाओ वहाँ पे सर्च कर लो, दुनिया क्या कर रही है जाके देखो तो सही। वो दुनिया तो अपने घर से कमरे से बाहर नहीं निकल रही, इतने से कमरे में बैठी हुई लाखों रुपए कमा रहा है बंदा बैठा हुआ। वो तो यकीन नहीं है ना, वो तो फ्रॉड कर रहा है। हमारे जब सराउंडिंग में जो मेरे कज़न, मेरे चाचा, मेरा ताया, मेरा पुप्पा सब इससे कमाएगा ना, तो फिर हम बोलेंगे अरे यार मैंने उस वक्त क्यों नहीं किया। इस वक्त आपका विंडो खुली हुई है, आपका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप जाओ। और मैं कहता हूँ ना कि खिड़की से हाथ बाहर निकालो और अपने हिस्से का पैसा लो और अंदर आ जाओ। वो 440 वाट का करंट का तार और वो इंजेक्शन जिससे यूथ लाइन पे आ जाए, वो कहाँ मिलेगा? लोगों को जो है 440 वाट का करंट देने के लिए के इलेक्ट्रिक को पहले करंट तार में देना पड़ेगा। सैलाब आया, आपको मुझसे ज़्यादा सिंध के हालात पता है, कितनी फसल तबाह हुई है। ये बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो पहले ये पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद असल तबाही आपको पता चलेगी बाद में। कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको एक डेटा प्रोवाइड करे कि इस वक्त तक नुकसान क्या हुआ है। क्या आजकल सूरत हाल है पॉलिटिक्स की कराची के हिसाब से, खास तौर पे पाकिस्तान की? अभी तक तो जो असल सियासतदान है उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि सूरत हाल है क्या। टीवी पे सास बहू के सीरियल देखें या पॉलिटिक्स सीरियल देखें? आप यकीन करें, असल में हमें इंडिया ने सास बहू का सीरियल दे देखे ना हमारी आवाम को सास बहू ही बना दिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कारोबारी पॉडकास्ट। मेरे साथ हर हफ्ते एक नए गेस्ट होते हैं जिनसे हम कारोबारी बातें करते हैं, उनके शोबे के मुतालिक बातें करते हैं। आज एक हम बिल्कुल मुख्तलिफ गेस्ट लेकर आए हैं। ऑल्दो कारोबार के बारे में ज़रूर बात होगी, लेकिन आज थोड़ी सी हट के पॉलिटिक्स के ऊपर भी बात होगी। तो मेरे आज जो गेस्ट हैं उनका नाम है काशिफ शेख साहब। पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। एक समाजी रहनुमा हैं, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची को देखते हैं और बहुत सारे समाजी काम करते हैं, आवाम में बहुत मकबूल हैं। तो जितना तारुफ तो थोड़ा बहुत मैं बता सकूं, बाकी अब हम काशिफ भाई से पूछेंगे कि वो ख़ुद क्या क्या करते हैं और क्या चीज़ है। तो ये है कि अब मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए काशिफ भाई की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? खैरियत से? थैंक यू जी। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, थैंक्स कि आप लोगों ने मधु किया, बुलाया और चीज़ों को ज़रा सियासत से हट के भी बहुत सारी चीज़ों को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के लिए रखने की कोशिश करेंगे। बाकी काशिफ शेख नाम है मेरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक अदना सा कारकुन हूँ और ख़िदमत के जज्बे से जो है सियासत करते हैं। और उसके अलावा भी सोशल माशाल्लाह से नेटवर्किंग पे भी काम करते हैं और उसके अलावा भी जो लोगों की लाइफस्टाइल को कुछ थोड़ा सा बेहतर कर सके कोशिश करते हैं अपनी तरफ से। सही। तो क्या चल रहा है? नहीं, शुरू पॉलिटिक्स से ही करते हैं क्योंकि आपका मेन डोमेन तो पॉलिटिक्स है। दोनों तीनों ही डोमेन है, जहाँ से आप शुरू करना चाहें मोस्ट वेलकम। सही। तो क्या आजकल सूरत हाल है पॉलिटिक्स की कराची के हिसाब से, खास तौर पे, या पाकिस्तान की? नहीं सर, वो तो आप लोग सब लोग देख ही रहे हो कि क्या सूरत हाल है। अभी तक तो जो असल सियासतदान है उनको ही समझ में नहीं आ रहा कि सूरत हाल है क्या। और जितनी ज़्यादा अजीब व गरीब मामला चल रहे हैं तो उससे बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट भी पड़ रहा है। जब जैसे आपका मौजू है कारोबार, तो कारोबार पे भी इसका ही बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। ठीक है, ज़ाहिर बात है कि हर चीज़ सियासत से रिलेटेड होती है। आपके मुल्क की अनसर्टेन पोजीशन जब होती है तो बहुत सारे मामला जो है वो आपके गले पड़ते हैं। और आप देख ही रहे होगे मुसलसल कि जो अभी हुकूमत आई है उसको भी उस तरीके से स्टे नहीं करने दिया जा रहा ताकि वो कुछ बेहतरी की तरफ, लोगों की तरफ काम जाए। अब वो ज़ाहिर बात है, या तो धरनों को देखते रहें या अदालतों को देखते रहें या बाकी चीज़ों को देखते रहें, तो मेन फोकस आपका जो पब्लिक डिलीवर है वो इधर उधर कहीं लेफ़्ट राइट हो जाता है। तो क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे थे, पूरे मुल्क में गहमा गहमी थी, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं आया। नहीं, वो कुछ पोजीशंस ऐसी थी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से इसको डिले कर दिया गया। अब अनाउंस हुए हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ का। और इस वक्त हालांकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है सिंध की। आप देख रहे होंगे जो बारिशों की और सैलाब की सूरत हाल है, सिवाय कराची और हैदराबाद के और कुछ चंद शहरों के अलावा बाकी पूरा सिंध आपका इस वक्त डूबा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा बुरी हालात है वहाँ पे। तो अब जो कोर्ट डिसीजन होगा उसको तो बंदा फॉलो ज़रूर करेगा, मगर इस वक्त सच्ची बात है कि ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त सब लोग ही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से सैलाब के कामों में और अपने हमलात में लगे हुए।
कोशिश करें ताकि वो भी मामला सीधे हों। और अगले महीने की डेट दी है 28 की, तो होपफुल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से हम लोग रेडी हैं और तैयार हैं, सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड है। अच्छा काशिफ भाई, एक सवाल मैं जब से सोचता हूँ कि 75 साल हो गए मुल्क बने हुए, ये हम सैलाब से क्यों नहीं बच पा रहे? यानी क्यों ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे कि अपर पंजाब हो गया जो आपका सवात साइड, या ये सिंध हो गया, ये हर वक्त डूब क्यों जाते हैं हर साल? क्या इशू होता है? क्यों हम ऐसे रोड मैपिंग नहीं करते कि ये बच जाएं यहाँ से लोग? नहीं देखिए, इस दफ़ा जो डिज़ास्टर आया ये एक बहुत ही हैवी डिज़ास्टर आया, और दुनिया के बहुत डेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो तक ये खुद कुदरती आफात पे जो है काबू नहीं पा सकते जब इस तरह, क्योंकि जब जैसे कि बारिशें आपने देखी हैं, कराची का ही आप लगा लें तो कराची का इस वक्त पूरा का पूरा टूटा फूटा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आएगा, कहीं भी आप मूव नहीं कर सकते, इसलिए कि तमाम के तमाम रोड रास्ते जो हैं वो बर्बाद हो चुके हैं। और सीधी सी बात है, मैं फर्स्ट टॉपिक अपना कराची का ही लूँगा, इसलिए ज़ाहिर बात है कराची हाइड है हम लोग। तो कराची में जो असल इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होना था ना, बेसिक, वो काम हुआ नहीं। अब वो मोरिद इल्ज़ाम ठहराने वाली बात है कि मैं किसी पार्टी को मोरिद इल्ज़ाम ठहराऊँ या किसी और को ठहराऊँ, तो वो एक अजीब सी बात है। मगर जो फैक्ट एंड फिगर है, लाजमी बात है, कराची को एक तवील अरसे से एक पॉलिटिकल पार्टी जो है ओन कर रही थी। उन्होंने बाकी सब चीज़ों पे तो काम किया, मगर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। जाहिर बात है, जब आपकी एक आबादी बढ़ती है, अब जैसे आप ये बिल्डिंग की मिसाल ले लें कि अभी जैसे आपके 2 फ्लैट आबाद हैं, तो उतने लोग होंगे, अगर पूरी की पूरी बिल्डिंग आबाद हो जाएगी तो उसमें जाहिर बात है लोग बढ़ेंगे, उनको पानी भी चाहिए होगा, सीवरेज भी चाहिए होगी, और हर चीज़ उनको चाहिए होगी। तो हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं किया। और हकीकत बात यह है कि रोड हमारे मतलब समझ लें कि हर जगह पे जो उनका पानी का वे है उस पर कहीं ना कोई कंस्ट्रक्शन या कोई ना कोई इस तरह की चीज़ हुई हुई है, जिसकी वजह से लाजमी बात है वो एक हर्डल आता है, तो उसकी वजह से भी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। मगर बेसिक चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया ही नहीं। अब आप बहरिया का ले लें, जैसे भी नई बस्ती बनी है, समझ लें बहरिया एक नया शहर बना है, तो उन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आगे तक का एक प्लान किया, तो प्लान सिटी है। कराची जो है वो प्लान सिटी नहीं है, ये एक बस बढ़ती हुई सिटी है, जहाँ से जैसे भी अफगानिस्तान का प्रॉब्लम हुआ था तो उसका भी कराची को अफेक्ट पड़ा। इसलिए कराची एक समझ लें कि मिनी पाकिस्तान है। हर आदमी जो भी अपने घर से निकलता है वो आंख मसलता हुआ कराची पहुंच जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह कराची उनको रखता भी है और चलाता भी है। मगर कराची को चलाने के लिए थोड़ा सा लोगों को सीरियस होना पड़ेगा, अपने शहर से, अपने मुल्क से, अपने चीज़ों को थोड़ा सिंसियरली लेके चलना पड़ेगा। सही। तो ये जैसे अभी आपने बहरिया टाउन की एग्जांपल दी, तो वाई नॉट बहरिया टाउन का थिंक टैंक को कराची में डेवलप किया जाए और इनसे ही हेल्प ले ली जाए? नहीं, असल में देखें, आप एक खुली ज़मीन को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या उस पर डिज़ाइन करना बड़ा इजी हो जाता है। एक जब आप पॉपुलेटेड एरिया हो जाता है, जैसे आप किसी एरिया में लोग भर गए, अब उस चीज़ को उधर उस पैमाने पे आप उसको नहीं कर सकते, डेवलप नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर है कि जो नेक्स्ट आपके जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनको कम से कम प्री प्लान करना चाहिए, उनको ज़रा डिज़ाइन करना चाहिए कि उसको उस तरीके से लेके चलें। असल में हमारे साथ प्रॉब्लम एक और भी है ना, जैसे अब मैं शारा फैसल ले लेना, शारा फैसल पे आपको कुछ एरिया कंटोनमेंट का मिलेगा, कुछ एरिया आपको डीएमसी का मिलेगा, कुछ एरिया आपको केएमसी का मिलेगा। डिपार्टमेंट्स भी तो इतने सारे बढ़ गए, अब उस चीज़ में भी तो आपको जो इफ़ेक्ट हो रहा है उस चीज़ से भी तो आप इफ़ेक्टेड हो रहे हो कि आप यहाँ पे कराची के विद इन अ सिटी 3-4 डिपार्टमेंट से अलग अलग हो रहे हो, तो आपको एक ही रोड पे जाते हुए, तो वो भी चीज़ आपको फ़र्क पड़ता है उससे भी। तो अब इसका हल क्या होना चाहिए? नहीं, कराची किस तरह से बेहतर की तरफ जा सकता है, बेहतरीन? यार असल में मसला ये है कि बेहतरी की तरफ गामज़न हुआ है, इसलिए मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हम वोट एक पार्टी को करते हैं, सपोर्ट दूसरी पार्टी को करते हैं, और उम्मीद किसी और पार्टी से रखते हैं। तो ये थोड़ा सा हमारे साथ यहाँ पे फैक्टर भी है। बलदियाती निज़ाम जो है वो अभी, मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, 2 साल हुए हैं बलदियाती निज़ाम पुराना ख़त्म हुए हुए, तो इस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सिंध गवर्नमेंट का भी पावर्स हैं और बलदियाती पावर्स भी हैं, तो इस वक्त हमारे किसी भी काम में हर्डल्स नहीं आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई भी काम होता है, इसलिए कि दूसरों के पास तो ये बहाना होता है कि जी हमें सिंध गवर्नमेंट फ़ंड नहीं दे रही है, हमारा फलाना गवर्नमेंट फ़ंड नहीं दे रही। जब आप एक ही चीज़ चल रही होगी ना, तो ऑटोमेटिकली आप पंजाब की मिसाल ले लें ना, पंजाब में फेडरल में नून लीग थी, सूबे में नून लीग थी, और उसके बाद बलदियाती मामला जो है वो भी नून लीग के पास से। तो आप लाहौर की जो मिसाल जैसे हम, तो इस चीज़ को भी तो आप माइंड सेट बनाए ना
कि हम मिसाल के जब एक ही पार्टी थी, उसको किससे जवाब देना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को बोलते हैं कि अगर बल्दियात में हम जीत कर आते हैं तो हमारे पास एक्सक्यूज़ नहीं बचेगा कि भाई मुझे फ़लाना आदमी नहीं सुनना, मेरा ढिमकाना आदमी नहीं सुनना। इसी के विजन पार्टी में आया हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा पूरा सिस्टम जो है वहीं से जनरेट करेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे काम को कोई हर्डल नहीं आएंगी। ऑब्वियसली पॉलिटिकली चीज़ें होती हैं, किसी के कुछ काम रुकते भी हैं अगर नेक्स्ट पार्टी का होता है चीज़ें, ये तो मतलब एक सियासत का हिस्सा है। तो उससे आवाम जो है इफ़ेक्टेड होती है, 100% होती है। तो आवाम को थोड़ा सा इस चीज़ को सोचना चाहिए कि आप जब वोट करने जाते हो तो उस चीज़ को ज़रा कैलकुलेशन देखिए। पर्सनालिटी एक अलग चीज़ है, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर आप बहुत अच्छे, पर्सनालिटी आपकी बहुत अच्छी है, मगर आप मेरे लिए यूज़फुल नहीं हो। आपको मैं मतलब अपना हीरो तो समझ सकता हूँ, मगर मेरा हीरो जो है वो मेरा काम नहीं कर सकता। पिछले 3.5 साल आपके सामने पीटीआई की गवर्नमेंट रही, और वो तो मैं बोलता हूँ कि किसी ने मेहरबानी की है जो बकौल इनके जी निकाला है, ख़त लिखा है, तो ये तो मेहरबानी हुई है, वरना डिलीवर उन्होंने क्या किया था। मतलब उनके MPs MNs जिन एरियाज़ में जाना छोड़ दिया था, उन्होंने लोगों से मिलना छोड़ दिया था। असल में वही वाली बात है कि हम पॉलिटिकली थोड़ा सा जो है ना वो उसकी एक ब्रॉडअप होना चाहिए। अगर मैं किसी ओहदे के लिए लड़ रहा हूँ, इलेक्शन में जा रहा हूँ, तो मुझे पहले चीज़ों को नो हाउ होना चाहिए कि मैं ओहदे के काबिल भी हूँ। अब जैसे कि इन्होंने 3 साल ये कहते हुए निकाल दिए कि जी जो MP और MNA का काम है वो लेजिस्लेशन का है, वो कानून साजी कर सकते हैं, वो काम नहीं कर सकते। तो मेरे भाई, जब आप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे तो आपने तब क्यों लोगों से वादा किया कि ये गटर का ढक्कन भी मैं लगा दूंगा, बल्ब भी मैं लगा दूंगा, रोड भी मैं लगा दूंगा। अच्छा, अब कहीं और से अगर फंड आते हैं तो उन्हीं चीज़ों पे फिर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं। तो भाई फिर तस्वीरें भी नहीं खिंचवाओ ना। मतलब एक चीज़ को मैं ओन नहीं कर रहा कि जी मेरा काम है लेजिस्लेशन, कानून साजी करना, तो जो काम कर रहा है उसको करने दें। मतलब जो डिपार्टमेंट या जो इदारा कर रहा है, फिर आप उस पर जाके वीडियोज़ या उसकी फिर प्रमोशन क्यों करते हैं? इसी का आपका तो काम ही नहीं है वो। या तो आप एडमिट करें कि काम है, तो फिर हम उस तरीके से आपको डील करें। मतलब वही वाली बात है कि मीठा मीठा अप कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जो मेरे मतलब की बात है वो आप सब समझ जाएं। तो मकसद सिर्फ कहने का ये कि लोगों के लिए भी मैं ये मैसेज करूँगा कि पर्सनैलिटी मुझे भी बहुत अच्छे लगते होंगे जी, माशाल्लाह से वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, हीरो थे। वो एक हीरोज़म अलग चीज़ है, एक पॉलिटिकल सियासत वो एक अलग टॉपिक है, अलग मामला है। आप मतलब लोगों थोड़ा सा, अगर मैं वही वाली बात है कि क्रिटिसाइजेशन वाली बात है कि ज़रा लोग चीज़ें खुद देख लें, और माशाल्लाह पढ़ा लिखा तबका जो है वो देख रहा है चीज़। अभी इस वक्त जो उन्होंने सोशल मीडिया का नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट कर करके लोगों का एक माइंडसेट बना लिया। अच्छा, थोड़ा सा हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कामों पे ज़्यादा जोर दे रही है, बाकी मामला पे वो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे इतना जोर नहीं दे रही है। तो ये तो एक सब वाली बात है कि सोशल मीडिया की एक हाइप है उनके ऊपर, और पब्लिक जल्दी भी जाती है, अच्छे शोज़ भी हो जाते हैं, अच्छा सिंगर जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। हमारे प्रोग्रामों में जो है अच्छा सिंगर नहीं आता है, असल में मसला ये। तो आप भी थोड़ा पैसा खर्च करके यही लगता है कि हमें ये असल में, मैं फिर वही बात करूँगा, देखें अगर ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी होगी तो वो एक अपने विजन के लिए, वो एक अपने लीडर के लिए, उसके लिए निकलती है। वो इसलिए नहीं निकलती कि जी वहाँ पे वही वाली बात है कि बहुत सारे मामलात होते हैं उसमें जो सोशल मीडिया दिखा भी रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सच्ची बात बताऊँ कि बस वो लोगों को जो है वो एक सुनहरी ख्वाब दिखाया गया 3.5 साल पहले। मतलब अभी जो हुकूमत जाने से पहले मैं अक्सर बेशतर लोगों से सवाल पूछता हूँ कि भाई एक परफॉर्मेंस दिखा देना, आप शोर मचाने के बजाय एक परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आप वोट लेते हैं तो वो बेहतर है कि यार मैंने आपको ये डिलीवर किया था, आपको मैंने ये सड़क बना दी, आपके लिए मैंने ये काम कर दिया मैंने। अब आप सिर्फ एक नैरेटिव लेके बैठे हैं कि जी फलाना आदमी चोर, फलाना, मतलब पूरा पाकिस्तान चोर है इस वक्त। और मैं तो अभी वेट कर रहा हूँ 500 करोड़ रुपए आए ही है इमदाद, अल्लाह करे वो बेचारे गरीबों तक पहुँच जाए। अच्छा काशिफ भाई, एक सवाल है, बहुत पहले से मेरे दिमाग में चल रहा था, आज आप मिले हैं तो मैंने सोचा पूछ लूँ। क्या ये हकीकत है सारे पॉलिटिशियन टीवी पे तो एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और बाद में हाथ मिलाते हुए जाते हैं, और शादियों में भी एक ही होते हैं, दावतों में भी? दिस इज फैक्ट। मतलब आपको मैं 50 मिसालें, क्या 50 हज़ारों मिसाल दे दूंगा, बल्कि कभी कोई पॉलिटिकल किसी की शादी हो रही हो तो आप ऐसे ही चले जाइएगा, चक्कर लगा कर आ जाइएगा, कैमरा ले लीजिएगा, आपके पास ही होगा। बल्कि 10 सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही होती हैं। मकसद कहने का ये कि बहुत सारी चीज़ें होता है जो हम पब्लिकली चीज़ें होती हैं, मगर जाहिर बात है जब रात को दावतों में होते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो ऑब्वियसली साथ ही खड़े होते हैं। तो यानी टीवी पे सास बहू के सीरियल देखें या पॉलिटिक्स सीरियल देखें? टीवी का मसला ये है ना कि आप माजरत के साथ आप कुछ एंकर ऐसे हैं कि वो
मैं चाहे अपने बहुत ही बचपन के दोस्त के साथ भी बैठूंगा ना, तो वो मुझे लड़वा के ही बाहर भेजेगा। मतलब उसका काम ये है कि वो पक्की सांस वाला काम करेगा, वो छोड़ेगा नहीं, कहीं ना कहीं से ताने तुन के दे दे के इतना हाइपर कर देगा। अच्छा, उसकी मजबूरी है, उसकी दाल रोटी वहीं से चल रही है। असल में अगर आपको एंकर को वहाँ पे टीआरपी नहीं मिलेगी तो दूसरे दिन चैनल बोलेगा चल मेरा भाई जाके तो ठेला वेला कहीं और लगा ले। तो मकसद कहने का ये कि ये जो चीज़ें हाइप क्रिएट की जा रही है, और यकीन करेंगे हमारे मुल्क की 90% बिगाड़ जो है वो हमारा सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। मतलब वो हर चीज़ को नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यार कुछ अच्छा भी होता होगा ना हमारे इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में। यार आप इंटरनेशनली आप जाके देखें ना कि हमारा बाहर क्या इमेज बनता है जब आप हर चीज़ नेगेटिव प्रमोट करते हैं। अभी देखिए, मैं छोटी सी मिसाल दूंगा आपको। मैं कल ही किसी से दोस्त से बात हो रही थी कि सैलाब मुतासिरीन के लिए बहुत ज़्यादा धड़ाधड़ चीज़ें आ रही थी। कौन सा हर मुल्क जो है कोई जहाज़ भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है। अब आप देख रहे होंगे 1.5 हफ्ते से वो चीज़ें कम हो गई हैं। कम होने की वजह क्या है कि हमारा सोशल मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे वो लोग जो सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं, अपने आप को प्रमोट करने का सोचते हैं, और वो चीज़ें दिखा दिखा के उधर से फंड्स जो है उन्होंने कम कर दिया कि भाई यहाँ तो है ही चोर, ऐसे ही फलां के बाद चोर ही ढूंढ। वो इफेक्ट क्या हो रहा है, वो जो बेचारा गरीब बैठा हुआ है ना गाँव में, जो डूब के बैठा हुआ है, वो उसके पास ना सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप तक पहुँचाए। मुश्किल से 1% लोग जो हैं वो आप देख रहे होंगे जो ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, 1% है। मगर हमारी आदत ये है कि मेरे पास अगर आपकी तारीफ़ की 1 घंटे की वीडियो बनाऊंगा ना तो कोई सेकंड की भी नहीं देखेगा, और आपको मैं 2 गालियाँ दे के 1 सेकंड के छोड़ दूंगा ना, वो वायरल ऐसी वायरल हो जाएगी कि मतलब मुझे लगेगा कि मैंने आपको पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी गालियाँ दे दी हैं। तो ये हमारे अंदर थोड़ा सा जो है ना, हमारी भी जिम्मेदारी है। तो अवाम क्या नेगेटिव ही देखना चाहती है? यार अवाम का माइंड बना दिया गया नेगेटिव। अवाम का, आपने देखो ना, आप और मैं ये गुफ्तगू कर रहे हैं ना, अब आप ब्रॉडकास्ट चलाएंगे तो मेरा ख्याल है 2% लोग भी देखेंगे नहीं, बोलेंगे चल यार पता नहीं क्या चवल चल रही है। अगर यहाँ पे 2-4 मसालेदार बातें कर लें, 2-4 किसी पॉलिटिशियन को या 2-4 किसी लोगों की बुराइयाँ कर लें, आप यकीन करें असल में हमें इंडिया ने सास बहू का सीरियल दे दे के ना हमारी आवाम को सास बहू ही बना दिया। वो जब तक वो उसमें करोड़ों अरबों और धड़ुम वीडियोज़ नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं आएगा। अच्छा, अब ये एक थोड़ा सा कड़वी बात करते हैं। सैलाब आया, आपको मुझसे ज़्यादा सिंध के हालात पता है, कितनी फसल तबाह हुई होगी, यानी अब हम किस आगे बुरान की तरफ जाने वाले? सर अभी तो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। देखिए, मैं बेसिकली फैमिली जो है वो ज़मींदारी भी हमारी है, हमारी लाड़काना में भी है, और ठट्ठा से आगे जो है यहाँ पे भी हमारा माशाल्लाह से काम है। जहाँ तक मैं खुद सर्वे कर आया हूँ, पिछले हफ्ते ही में आया हूँ, दादू वगैरह से जैसे पूरा घूम कर आया हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि कोई 10 एकड़ भी मुझे नज़र आए जो बचे हुए थे। आपके पास समझ लें कि क्रॉप्स जो है, आपकी मेन क्रॉप्स जो है वो तो सारी गई हैं आपकी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये सैलाब जाएगा, जाने के बाद फिर वो ज़मीन की सिंचाई होगी, बुआई होगी, फिर उसको समझ लें कि ग्राउंड ज़ीरो से हमें लेके चलना पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। जो वहाँ का जो हारी है या जो चले ज़मींदार हैं वो अफोर्ड कर लेते हैं, वो अपनी ज़मीनों को थोड़ा बहुत कर लेंगे, मगर उनके लिए भी कोई छोटा टास्क नहीं है, ये बहुत बड़ा टास्क है। अभी तो पहले ये पानी निकलेगा, पानी निकलने के बाद असल तबाही आपको पता चलेगी बाद में। देखिए अभी ये देखें ना, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा टूटा हुआ है आपका, वहाँ पे आप कोई हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जो आपको एक डेटा प्रोवाइड करे कि इस वक्त तक नुकसान क्या हुआ है। देखिए इस वक्त तो सब लोग बुरानी सूरत हाल में खुद ही लगे हुए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे शोर मचाते हैं कि जी फलाना ज़मींदार, फलाना पीपल्स पार्टी का MP है, फलाना ढिमकाना नहीं गया। सर उनके तो अपने स्टेक्स वहाँ पे। अब जैसे CM साहब का परसों आपने देखा होगा कि सेवन शरीफ गए, सेवन शरीफ में उनका अपना गांव है, अपना घर है, अपने मामलात है। मतलब एक जद्दी पुश्ती एक आदमी होता है तो उसके अपने पूरे सिलसिले होते हैं। अब वो लाजमी होता है, चले 2 मिनट के लिए पॉलिटिक्स को आप साइड पे फेंक दें, वो अपने लोगों में तो जाएगा यार। अपने, मेरा मिसाल के कज़न है, कोई मेरा रिश्तेदार है, कोई दूर पड़ेगा, अगर वो डूब रहा है, मर रहा है, तो लाजमी बात है मैं तो जाऊँगा ना उसके पास। चले मैं पॉलिटिकली नहीं जा रहा, उसी तरह नहीं जाता। तो ये चीज़ें लोग जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, प्यारे भाई, वो लोग वहाँ के रिहायशी हैं। अब अल्लाह ना करे अगर हम जिस इलाके में खड़े में बैठे हुए, यहाँ कोई बहरान आए, कोई परेशानी आए, तो मेरा ख्याल है कि हम सियासत को, सब चीज़ों को बाला तक रख के पहले उस चीज़ को हल करेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा सा, मैं फिर वो बनूँगा, लोगों को ये मैसेज दूंगा आपके थ्रू, अगर अल्लाह करे कि कुछ लोग देख लें कि इस वक्त सैलाब ज़दगान के साथ ज़्यादती हो रही है, हम नेगेटिव प्रोपेगेंडा कर करके उनके साथ ज़्यादती करें। हमारे पास इतने बड़े वसाइल नहीं है कि हम उन तक पूरी चीज़ें पहुँचा सकें। जिन मुल्कों से हमें इमदाद मिल रही है, जिस जगह, हाँ बीच में कट लगता होगा, खाते होंगे, वो मैं उस बात को मना नहीं कर रहा, मगर मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ कि वो हम जैसे एक ट्रक लेके जा रहे थे अभी थोड़े दिन पहले, तो मैंने दोस्तों को एक मिसाल थी कि यार मैंने पूरी ट्रक में से अगर 2 थैलियाँ भी किसी मुस्तहक तक मेरी पहुँच गई नहीं तो मेरा काम हो गया।
इस नीयत से ही कर लो यार। हम प्रोपेगेंडा कर करके भाई जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं बोलता हूँ चलें, गाड़ी में बैठे, मैं लेके जाता हूँ उनको, चलें हम दोनों चल के मदद करते हैं। घर पे बैठ के ठंडे कमरे में बैठ के किसी को बुरा भला कहना बहुत आसान है। फील्ड पे चलो, मैं आपके साथ चलता हूँ, जो मेरे वसाइल हैं मैं आपके साथ यूज़ करता हूँ, चले चल के फील्ड पे दोनों भाई खड़े होते हैं, चल के अपनी मदद आप करके लोगों को हेल्प करते हैं। ये चीज़ करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो अब इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? यार हिकमत अमली असल में भाई डिज़ास्टर बहुत बड़ा है। मतलब मेरा ख्याल है कि हम इसको हाईलाइट नहीं करें, मगर जो 2005 में आपका ज़लज़ला आया था, वो एक सर्टन एरियाज था, चीज़ें थी। इस वक्त आप जनूबी पंजाब से लेके आपका सिंध से लेके आपका बलूचिस्तान बहुत बड़े क्राइसिस में आ चुका है। और ये क्राइसिस देखें ना, आपको फूड की सूरत में भी मिलेगा। जाहिर बात है, जब आपकी ग्रोइंग कंट्री है, एग्रीकल्चर कंट्री है, आपको उसके हवाले से भी मिलेगा। बल्कि आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि माल मवेशी जो मैंने वहाँ पे देखा है, जो हमारी नीड है मीट की, वो हम बहुत ज़्यादा उस पर हमें प्रॉब्लम होगा। इसलिए कि अच्छी खासी जो बड़े बड़े फार्म्स, कैटल फार्म्स या जो चीज़ें जो सप्लाई चल रही थी वो ख़त्म हो चुकी है। मतलब लोग अभी इस वक्त जो गांव से नहीं निकल रहे, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, तकरीबन 150 लोग थे गांव में। हम लोग कश्ती में गए बड़ी मुश्किल से, तो उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं भाई आपको रेस्क्यू करके यहाँ से निकाल लेते हैं, क्यों मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने बोला यार हमारा ये माल मवेशी यही बचा है, अगर हम इसको भी छोड़ के आ गए तो हम क्या करेंगे, मतलब कोई हमारी लाइफ ही। तो लोगों की एक पूरे ज़िंदगी भर की जमा पूंजियाँ ख़त्म हो गई वहाँ पे। अभी तो आप सोचें ना कि ये जो हम खाना पहुँचा रहे हैं, चीज़ें पहुँचा रहे हैं, अब जब ये सैलाब उतरेगा तो इनके घर कौन बनाएगा, इनके मामला को कौन सीधा करेगा, वो भी तो आपके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है। बिल्कुल। अगर वो देखें ना, अब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जी क्राइम रेट बढ़ता है फलाना, तो लाजमी बात है भाई, मेरा अगर बच्चा भूखा बैठा हुआ होगा और मेरे बच्चे ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया होगा, तो भाई मैं भी पिस्टल मेरे पास पड़ा होगा, तो मैं भी जाकर रोड पे किसी न किसी से कुछ छीन के लिए लेकर आऊँगा। मतलब ये चीज़ तो है ना। मतलब आप मुझे समझ में नहीं आती कि हम एज अ ह्यूमन अपने ऊपर चीज़ों को क्यों नहीं लेकर आते, कि अल्लाह ना करे ऐसा वक्त अगर हम पे आ गया। अभी जैसे कुछ लोग दिखा रहे हैं जी गाड़ियाँ छीन रहे हैं अनाज के, यार जाहिर बात है मेरे भाई, अगर आप एक बंदा भूखा बैठा हुआ है, उसकी फैमिली भूखी बैठी हुई है, आप रोज़ वहाँ से ट्रक के ट्रक राशन के आगे जा रहे हैं, मतलब एक टारगेटेड एरिया में, तो उनको अगर आप नहीं दे रहे हो तो मेरे भाई वो क्या करेंगे, यही करेंगे, छीनेंगे ना। और छीन के भी भाई वो कौन सा महल उन्होंने बना लेना है, एक झोपड़ी में वहाँ पे रह रहे हैं, ना उनके पास घर है ना उनका बाहर है, क्या होगा, छीन के एक दिन ज़्यादा खा लेगा ना, और उससे ज़्यादा क्या करेगा। मगर बहुत सारे ज़्यादा हम प्रोपेगेंडा करेंगे जी छीन रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो बहुत अल्लाह के बंदों, उनको प्रॉपर पहुँचाओगे तो क्यों छीनेगा कोई। ये भी है। तो और ये जो आगे होने वाला है, तो ये समझ लें कि मैं कोई रफली फिगर तो नहीं दे रहा, लेकिन प्राइसेस, जो फूड की प्राइसेस है वो into 10x बढ़ने वाली है। सर फूड की प्राइसेस तो बिल्कुल बढ़ेंगी, जब आपके पास है ही नहीं, इम्पोर्ट ही करना पड़ेगा आपको जो भी चीज़ें। मगर यार यहाँ पे माशाल्लाह, सबसे पहले मैं यही बात कहूँगा कि हम पाकिस्तानी जो है ना, वो पता नहीं पाकिस्तानी कब बनेंगे। मतलब इंसान बन जाए पहले। सर मसला ये कि देखो, अब मैं छोटी सी मिसाल दूंगा ना, अभी ये एक्सपीरियंस मैं आपको इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये ड्यूरिंग दिस जो प्रॉब्लम चल रही थी, रिलीफ में हम लगे हुए थे। हम चने लेने गए तो जो चना 200 रुपये में भी कोई नहीं ले रहा था, वो 400 450 रुपये का हो गया। जो तंबू खेमा जो है वो कोई पूछता नहीं था, 5 6 हज़ार रुपये का पड़ा हुआ था, 15 18 हज़ार रुपये का हो गया। अच्छा ये चीज़ नहीं है, ये आप उसके अलावा जब हम कोरोना में हमने सफ़र किया, उसमें आप देख लेंगे कि जो मास्क, मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम जब दवाई लेने जाते थे ना, मास्क ऐसे ज़बरदस्ती डाल देता था कि यार ये काम आपका आएगा। वो 1500 2000 2200, मतलब हम ऐसी कौम है मेरे भाई कि हम मौका परस्त कौम है। फिर हम बोलते हैं कि जी हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। मेरे भाई दुनिया में बाहर चले जाएं, अगर इस तरह की कोई आफत आती है ना लोग अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं। फैक्ट्रियाँ जो हैं, बल्कि आप ये तो आफत की बात कर रहे हो, मैं तो फिर इवेंट की बात करूँगा कि जैसे मिसाल के साथ हमारे यहाँ रमज़ान या मतलब बकरा ईद, प्राइसेस देखो ना आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल करें तो कोई इवेंट मुसलमानों का होता है, वो मुस्लिम कंट्री नहीं भी है, तो वो उसको प्राइसेस रिड्यूस करके मुसलमानों के लिए गिफ्ट बना लेती है। और हमारे यहाँ गिफ्ट क्या होता है कि जो हमारे पास पुराना एक्सपायर माल होता है वो लगा के उस पर सेल लगा के लोगों को बेच देते हैं कि चल यार ईद का सीज़न है, लोग जान छुड़ाएंगे। तो चीज़ें तो बहुत सारी भाई डिस्कस करने की, आपने जो बुलाया बिज़नेस के बारे में बात करने के लिए, हालांकि मैं प्योर बिजनेसमैन नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारी नेगेटिव बातें मैं इसलिए उनके लिए कहूँगा कि भाई मसला ये कि बिज़नेस तो तब होगा जब हम कुछ होगा, है ही कुछ नहीं। मतलब रियली बता रहा हूँ, पिछले लोगों ने कुछ छोड़ा ही नहीं। अब डॉलर वापस चला गया अपनी जगह पे,
समझ से बाहर आता है कि इस मुल्क को कंट्रोल कौन करेगा और किस तरह होगा। अच्छा, आपका जो ताल्लुक ज़मींदारी से है, खेतीबाड़ी से है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारे पास 70% यूथ है, जवान लोग हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि जो यूजुअली जिनका बिजनेस ही वही अब लैंड फार्मिंग था, वो भी छोड़ के किसी और बिजनेस में आना चाहते हैं। तो ऐसा क्यों? इसमें क्या कमाई नहीं हो रही है या कोई बहुत नुकसान है? सर वो एक अजीब सी मिसाल दूंगा, पता नहीं आपके ब्रॉडकास्ट पे चलेगी कि नहीं चलेगी। हमें दूसरे की बीवी और दूसरे का कारोबार अच्छा लगता है। सही। असल में हम बाय बर्थ, मैं जैसे खुद चीज़ें कर रहा हूँ, तो मेरे बहुत सारे कज़न्स हैं जो माशाल्लाह अच्छी खासी ज़मींदारी उनके पास होने के बावजूद भी जो है ना वो कराची की तरफ फ़ोन कर रहे होते हैं कि यार यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी मिलेगी जहाँ पे रोलिंग कर लूँ, कोई बिज़नेस बता दे, कोई कारोबार बता दे। इजी मनी की तरफ रीच ज़्यादा है हमारी। असल में थोड़ी सी वो एक सख्त जॉब है, मगर अब तो बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, बड़े ईजीली हो सकती हैं। और 70% आपने बोला कि यूथ है हमारी, 70% में से 65% तो सो रही है। सो रही ऐसे ही। वो बाप की कमाई पे, बाप दादा के मामलात को लेके चल रहे, सुकून से सो रही है। और ज़्यादातर देखेंगे तो फिर चाय के ढाबे पे रात को एक नया कल्चर हमारे कराची में डेवलप हो गया चाय का। पहले हमारे बड़े, जब हम छोटे थे तो इस तरह की जगहों पे जब बैठते थे तो अब्बा पकड़ के जूते मारते थे कि तू किस माहौल में बैठ रहा है, तेरे घर पे चाय नहीं पकती। मतलब बड़ा मायूब समझा जाता था ये होटलों पे आके बैठना रात रात भर। अब आप कराची के किसी कोने में चले जाएं, बल्कि कराची के क्या मैं बोलता हूँ पूरे सिंध में चले, और यकीन करेंगे मैं अक्सर और बेशतर अपने गाँव के लोगों को बोलता हूँ, हमें बर्बाद करने में सबसे बड़ा ये टीवी और होटल कल्चर है। एक चाय की प्याली लेंगे, एक फ़िल्म चल रही होगी, वो एक चाय की प्याली और वो फिल्म जो है ना वो जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक उठ के नहीं जाएगा। ऐसा ही है। मतलब वो हमारे अंदर पता नहीं जज्बा नहीं है आगे बढ़ने का या काम करने का। आप हालात देख लें। बल्कि अगर आपका कभी ट्रैवल हो तो आप ये जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड शुरू हो रहा है, ये आपका हाईवे, सुपर हाईवे की बात करो, नेशनल हाईवे पे जब आप जाएंगे तो आपको दोनों तरफ जो है वो आपको ब्राउन ब्राउन सा नज़र आएगा। मतलब वो खेती के काबिल ज़मीन है मगर लोगों ने नहीं की हुई, उस पर काम नहीं किया। हाँ, अब चलो पंजाब साइड पे चले जाएंगे तो पंजाब को फिर भी लोग जो है वो उसको बड़ा लेके चले। मैं ख़ासतौर पे सिंध की बात कर रहा हूँ कि सिंध में अगर आप देखेंगे ना तो आपको दोनों तरफ जो है ना वो ब्राउन बेल्ट नज़र आएगी। और जहाँ आपने सक्कर से एंटर हुए आप पंजाब में तो आपको दोनों साइड ग्रीन नज़र आएगी। तो ये फैक्टर है हमारे जो बेड़ा गर्क किया ना वो चाय कल्चर ने किया। अगर आप पंजाब में चले जाएंगे ना, आपको पंजाब पे हर जगह पे ढाबे नज़र नहीं आएंगे। ख़ासतौर पे आप सिंध में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपको सिंध पे हर 10 किलोमीटर के बाद एक ढाबा नज़र आएगा आपको। और वहाँ पे अगर आप थोड़ी देर कुछ भी नहीं करेंगे, गाड़ी खड़ी करके तजिया लें कि वहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है, एक चाय का कप आएगा, उधर सुल्तान रही की फ़िल्म चल रही होगी, जब तक वो सुल्तान रही की फ़िल्म चल रही होगी तब तक वो बैठा रहेगा। यानी कि 3 घंटे तो उसने वहीं पे बर्बाद कर दिए। उसके बाद वो उठने के बाद भी उसमें इतनी काहली आ जाएगी कि वो घर जाके दोबारा सो जाएगा। तो हमारी जो आप बता रहे हैं कि 70%, तो भाई मैं हो सकता है ये भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ कि 5% जाग रहे हैं। बहुत ज़्यादा हो सकता है, मैं जो ना कैलकुलेशन अगर इसको करूँगा तो 5% भी नहीं जाग रहे, हम सब सो रहे हैं। तो लेकिन कहते हैं यूथ की नौकरी नहीं है, क्या करें? सर नौकरी क्या, घर पे आके घंटी बजा के कोई देगा कि यार मसला ये कि ज़रूरी नहीं है ना कि आप सरकारी मुलाजिम बने या किसी जाके ऑफिस के चपरासी बने। अभी आपके सामने जैसे रेहान भाई हमारे काम कर रहे हैं, यार सोशल मीडिया पे आप ज़रा जाए तो सही, दुनिया तो खोलें आप। अब मोबाइल जो है वो सिर्फ हमने गर्लफ्रेंड को मैसेज करने के अलावा भी तो रखें। ये जो मोबाइल है आपका, ये पूरी दुनिया है आपके हाथ में। आप इस पर सर्च तो करो यार। आप जाके आप किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं जाओ यार। आप रेहान भाई जो है ना गलत बात कर रहे हैं यार, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, हम आपको जो बता रहे हैं सब गलत है, सब झूठ है। यूट्यूब से चले जाओ, वहाँ पे सर्च कर लो दुनिया क्या कर रही है, जाके देखो तो सही। वो दुनिया तो हमने घर से कमरे से बाहर नहीं निकल रही, इतने से कमरे में बैठी हुई लाखों रुपये कमा रहा है बंदा बैठा हुआ, वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता मेरे भाई। वो तो यकीन नहीं है ना, वो तो फ्रॉड कर रहा है यार। फ्रॉड असल में मुझे एक बात बता देना, मैं मिसाल की बात है किसी को बोल रहा हूँ कि किसी वेबसाइट पे जाके कोई काम करना है या आपको फ्रीलांसिंग करनी है तो उसमें मुझे क्या फ़्रॉड है उसमें? अच्छा, जो फ्रॉड है ना, जो आपको घर बैठ के वो डबल पैसे करने के लिए बताते हैं, वो उधर चले जाएंगे, मगर ये इस चीज़ पे नहीं जाएंगे कि यार ये जो ना असल में हम एजुकेशन लेवल कुछ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ है। और बल्कि मैं तो कोशिश करूँगा और रेहान भाई को भी इन टच लूँगा कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें कम से कम इस तरह की एक अवेयरनेस चीज़ें होनी चाहिए। देखिए सरकारी स्कूल में 90% वो आता है जो मिडिल या बिलो मिडिल है जी, तो उसकी लाइफ को ही अच्छा करना हमारे शायद फ़र्ज़ होना चाहिए।
तो एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जो कंप्यूटर क्लास हो इसमें, जहाँ जिसमें ये चीज़ें हम लोगों को समझाएं, सिखाएं। अब जैसे आपके मैं इधर ऑफिस में आया था तो मैं इधर देख रहा था कि लोग बैठे हुए थे, यंग एज भी थी, बुजुर्ग भी थे और बच्चे भी थे उसमें। अब वो चीज़ें देख रहे हैं ना, उसको घर जाके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चला के देख रहे हैं, तो उनका बिलीव बढ़ रहा है। और ये जैसे आपसे पहले ही बात हो रही थी कि हमारे जब सराउंडिंग में जो मेरे कज़न, मेरे चाचा, मेरा ताया, मेरा पप्पा सब इससे कमाएगा ना, तो फिर हम बोलेंगे अरे यार मैंने उस वक्त क्यों नहीं किया। जो अभी वो होता है कि खाला का बेटा डॉक्टर बन रहा है, हाँ, अभी तो इस वक्त आपके पास विंडो खुली हुई है। हाँ। अभी तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए सच्ची सी बात है कि अभी तक जो है ना वो चीज़ें इतनी एक्सप्लोर नहीं हुई है कि इन पे टैक्सेस और फलाना और ढिमकाना और ये वो इम्प्लीमेंट हो। इस वक्त आपके पास विंडो खुली हुई है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मतलब आप जाओ, और मैं कहता हूँ ना कि वो खिड़की से हाथ बाहर निकालो और अपने हिस्से का पैसा लो और अंदर आ जाओ। तो हम पता नहीं क्यों अभी भी माइंड सेट है कि जी मैं, अच्छा नौकरी क्या करेगा। मुझे एक बात बताए माजरत के साथ, गवर्नमेंट की जॉब करके मैं अक्सर बेशतर हमारे पास लोग आते हैं गवर्नमेंट की जॉब करने के लिए। मैं पूछता हूँ यार फला जो जॉब करे उसकी सैलरी क्या है। पता है सैलरी कौन पूछता है। तो मकसद ये कि हमारा कॉन्सेप्ट ही नेगेटिव है ना। गवर्नमेंट जॉब में शादी हो जाती है ना पहले, तो शादी भी हो जाती है। अच्छा मज़े की बात ये कि वो हम अगर कहीं रिश्ता लेके जाते हैं तो ससुर जो है वो साहब ये पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहा है। अच्छा बेटा फला, मैं इदारे का किसी का नाम नहीं दूंगा, फला, और माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा। उससे ये नहीं पूछेगा बेटा तो तनख्वाह कितनी तेरी, वो इदारे का पूछ के बोलेगा चलो बच्ची दे दो। मगर चीज़ों से हमें निकलना चाहिए। अगर हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है ना, और अपने आप से सिंसियर नहीं है, तो फिर हमें जीने का हक ही नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको छोटी सी एक बात बताऊँ कि हमें अपना मुल्क को हमने इतना गंदा कर दिया है माजरत के साथ। हर जगह पे बुरा 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 बोल के ऐसा लगता है कि जैसे हमारा ये मुल्क नहीं है, पता नहीं क्या चीज़ है। मतलब जिनके मुल्क तबाह बर्बाद है ना, यकीन करेंगे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिनसे बात होती है वो अपने मुल्क के बारे में नहीं कहते। हमारा जहाँ पे भी इंट्रैक्शन शुरू होती है ना, मैं मिसाल के हिसाब से मैं मिलूँगा, अगर आप किसी बाहर की कंट्री के हैं, कहीं के भी हैं, मैं आपसे सवाल पूछूंगा आपके मुल्क के क्या हालात हैं, मैं शुरू हो जाऊँगा ये भी चोर, इसने भी ये कर दिया, ये भी हो गया, रोड भी नहीं है, फला भी नहीं है, ढिमका। अरे अल्लाह के बंदो, कुछ अच्छा भी तो होता होगा जो ये मुल्क चल रहा है। सही बात है। मतलब अगर ये सभी कुछ बुरा है तो फिर मुल्क चल कैसे रहा है भाई। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई जो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि चीज़ों को लेके चले। अच्छा ये बताइए कि अगर हम यूथ को थोड़ी सी आगाही दें और उनको कहें कि जी आप फार्मिंग पे आ जाएं, तो पैसा है उसमें? सर पहले तो 240 वोट का करंट दें यूथ को, ताकि सबसे पहले तो उनको करंट दें ताकि उठे। पर यार दुनिया जा रही है। मतलब एग्रीकल्चर, आप छोटी सी मिसाल है ना, दुबई जहाँ पे हम आप सोच नहीं सकते थे कि वहाँ पे जो है वो खेती बाड़ी होगी, वो उस चीज़ पे चले गए। सही है। अब जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है हम चले गए कंस्ट्रक्शन पे। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब हम अपने फॉर फादर्स की चीज़ों को छोड़ के और नई चीज़ों में घुस गए, और नई चीज़ों में हमने अपने आप को तबाह बर्बाद कर दिया। अभी नए लोग घुसें तो सही, कैलकुलेट तो करें। मैं बोलता हूँ इससे अच्छा कोई काम ही नहीं है। बाकी देखिए चीज़ें नफ़ा नुकसान, जैसे ये सैलाब आ गया, ये कुदरती एक आफत है, ये कोई हमेशा नहीं आना है, उसका एक अलग चीज़ है। आप कोई भी काम करोगे उसमें रिस्क होता है, मगर ये आपको बड़ा लेविश काम है। और जो हकीकत बताऊँ कि हम बचपन में हम भी इसको हमको ऐसे ही समझते थे। अच्छा पैसा है, अच्छी इज्जत है, अच्छा तरीके से आप कर सकते हो उसको, और कोई इतने ज़्यादा आपको ज़रूरत भी नहीं है कोई नई टेक्नोलॉजियों की। अच्छा फिर आगे से ये आता है कि अगर इनको बोला जाए कि जी ये ज़मींदारी पे चले जाएं, तो बोलते हैं जी ज़मीन तो होती मिलती नहीं है, कोई बेचता नहीं, उसके जो मिलती है उसके कागज़ सही नहीं होते, तो वो ये होता है। सब कुछ है यार, अवेलेबल है। आप बल्कि अब तो हमारे ठट्टा साइड पे जो है वो रेंटल ज़मीनें मिल रही हैं, शुरू हो गई हैं। अच्छा मतलब आप सेल परचेज तो अलग बात है, अब रेंट पे मिल जाती है। अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े ठीक ठाक बड़ी बड़ी ज़मीनें जो हैं। कराची से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो वहाँ पे रेंट पे ज़मीनें ली हैं और रेंट पे काम कर रहे हैं। जाहिर बात है कुछ अर्न कर रहे हैं तो रेंट पे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे ज़मीन बिकती भी है, सब पेपर भी सही है। अब वो वाली बात है कि आप किससे क्या चीज़ ले रहे हो, डिपेंड करता है ना। अब आप किसी रोड चलते हुए आदमी से, जाहिर बात है कि आपके डिपार्टमेंट बने हुए, वहाँ जाके वेरिफिकेशन करें, सो अगर क्लियर है तो, इसलिए ये थोड़ी कि पूरी सिंध की ज़मीनें जो ली करें। अच्छा सिंध में मैंने देखा है कि केला गन्ना यही ज़्यादा क्यों उगाते हैं और चीज़ें क्यों नहीं उगती? यार सर में हम एक्सपेरिमेंट भी जाना नहीं चाहते ना। क्यों? इनोवेशन तो माइंड सेट हमारा ऐसा है। मतलब अगर मैं मिसाल की बात है कि अगर बासमती चावल की काश्त करता हूँ ना, तो अगर आप मुझे बोलेंगे कि यार ये फलानी प्रोडक्ट आई है बासमती से अच्छी आउटपुट भी देगी और इसकी अच्छी चीज़ें, तो मैं नहीं करूँगा। रिस्क नहीं लेते हम, ख़ासतौर पर ज़मींदारी में। कुछ लोग हैं जो उन्होंने छोटे छोटे फार्म्स बनाए हुए जिसमें वो अपना छोटा मोटा काम करके इसमें वो उनको कारोबार नहीं कह सकता मैं,
उनको एंटरटेनमेंट कह सकता हूँ कि वो एंटरटेनमेंट के तौर पे इन्होंने एक 25-50 एकड़ रखे हुए जिसमें उल्टी सीधी चीज़ें लगाई हुई हैं और वो सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे अपने आप को बढ़ा के चढ़ा के चल रही होती चीज़ें। मगर जो असल जो क्रॉप है आपकी, जो मेन आपकी क्रॉप है, कपास है आपका, गन्ना है आपका, राइस है आपका, गंदम है, मतलब माशाल्लाह आपके पास रिच चीज़ें हैं। मगर वो ये वाली बात कि वो थोड़ा सा उसमें इन चीज़ों को जो है ना ऐड करना चाहिए। कोई नई चीज़ आई तो उसको उसके अंदर करना चाहिए, मगर वो असल में हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम भी तो नहीं है ना, असल में मसला एग्रीकल्चर तो सिस्टम भी तो ऐसा नहीं है ना जो आपको एजुकेट करे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम हर चीज़ जो है ना वो दूसरे के ऊपर बस रिलाय करके बैठे होते हैं ना, हमें कोई एजुकेट करने वाला भी तो नहीं है। उसमें भी तो भेड़ चाल है ना कि वो बराबर वाला गन्ना लगा रहा है तो मैं आपको रियली मिसाल दूंगा ना। मैं अभी बारिशों से पहले की बात बता रहा हूँ, टमाटर का सीज़न चला, बड़ा धड़ाधड़ चला, ओ हटो बचो डंडा मार खिड़की तोड़ रश। अच्छा, हम भी उसको देख के हमने भी कर लिया। अच्छा, मैंने किया तो इर्द गिर्द के पूरे एरिया में जो लोग हैं उन्होंने सबने कर दिया। अब जब सेल करने गए, आप यकीन करेंगे 200 रुपये पर सुजुकी दिए उसको फेंकने के लिए। मगर वो इतनी क्वांटिटी में हो गया था कि उसको ज़मीन को साफ़ करने के लिए, फेंकवाने के लिए पैसे देने पड़े। तो वही वाली बात है ना कि बस वो मैंने आपने जो किया है तो आप ही सही होगे। अच्छा, उसके बाद अगेन एजुकेशन आती है। वही टमाटर जो फेंके उसको काट के सुखा के यही एक सर कॉस्टिंग नहीं आती ना आपकी, जो सबसे बड़ी बात है ट्रांसपोर्ट कास्ट का, जो कॉस्टिंग नहीं आती आपकी। हर आदमी जो ना वो कॉस्टिंग पे जाता है ना भाई, सही। वो इस चीज़ पे, प्रोसेस पे तो नहीं जाएगा कि जी मैं इसको लूँ कोल्ड स्टोरेज में रखूँ, और कोल्ड स्टोरेज की भी तो एक लिमिटेशन होगी ना भाई। जो हमारे पास यहाँ पे अगर आपकी फसल कोई इतनी ज़्यादा हो जाती है तो अब जैसे आप चले जाए ना बलूचिस्तान में, तो हमारे कुछ दोस्त हैं वो बताते हैं कि हमारा 60% जो सेब है वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मतलब महंगा पड़ने की वजह से हम जानवर को खिला देते हैं, फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो हमारे पास ट्रांसपोर्ट इतनी मतलब महंगी है कि हम उन चीज़ों को नहीं क्या कहते हैं लेके चल सकते। एंड अगेन द इंफ्रास्ट्रक्चर इज डैमेज। तो वो नहीं, अब तो खैर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ ना, उससे पहले भी तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं था ना हमारे पास। मतलब मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि देखिए ना, हर चीज़ हम किसी एक मखसूस आदमी के ऊपर डाल देते हैं कि जी फला पॉलिटिकल पार्टी ने गलत किया। यार ठीक है, उसने गलत किया। जब अल्लाह ने आपको इक़्तिदार दिया और अल्लाह ताला ने आपको वो चीज़ों पे मनसब पे लेकर है, तो आप उसको बेहतर करते ना। आप खुद पोजीशन में तो होते हैं कि उस चीज़ को आप डिलीवर करते हैं। मतलब मैं देखें मिसाल की बात है, अब किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्या बोलूँगा, आप तो सब साथ ही हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज आई ना, उन्होंने अपने काम, अब देखें मिसाल की बात है, फाइनेंशियली अभी जो चीज़ें चल रही हैं, मिफ्ता इस्माइल भाई इसको देख रहे हैं, अपनी तरफ से बेटर करने की कोशिश करें, मगर वो चीज़ें इतनी ख़राबी की तरफ जा चुकी है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। और वैसे भी वर्ल्ड ओवर इस वक्त जो चल रही है मामला, आप देख रहे हो कि पूरी दुनिया में ही कहीं ना कहीं किसी न किसी ज़रिए से कोई ना कोई मामला चल ही रहे, वो भी तो सीधे होकर नहीं दे रहे। बिल्कुल। सब नौकरी लेना चाहते हैं हमारे मुल्क में, बच्चे ख़ास तौर पे। सर इजी है ना, तो नौकरियाँ इतनी आएंगी कहाँ से? नौकरियाँ, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि नौकरियाँ आएंगी कहाँ से। ये बड़ा सबसे बड़ा बेहतर सवाल है, बेहतरीन सवाल है कि नौकरियाँ। पॉलिटिशियन कमिटमेंट तो करते हैं नहीं, कमिटमेंट देख रहे हैं, मैं देख रहा 50 लाख नौकरियों का अगर कोई कमिटमेंट कर रहा है तो पहले उसको चाहिए ना कि 50 लाख नौकरियों की जगहें भी तो निकाले। जो बैठे हुए वही साले पूरे नहीं खप रहे, तो नए आदमी को लेकर कहाँ से होगे। टैक्सेस रेशो आपका जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, मगर आप इनको कहाँ से इतना लोगों को अफोर्ड करोगे। एक लिमिटेशन होती है ना हर मुल्क की। अगर मिसाल कहते हैं कहीं आपके ऑफिस में 5 लोगों की जगह है, 15 लोग तो नहीं भरोगे ना। पिछले एतवारों में हुआ है, कुछ इस तरह की चीज़ें हुई हैं, मगर क्या हुआ है, उस डिपार्टमेंट बैठ गए उस पर। बिल्कुल बैठ गए। अब लाजमी बात है ना, आपके ऊपर मैं एक्साफी बोझ डालूंगा आप तो आप परेशानी होगे ना मेरे भाई, कि मैं कहाँ से उसको अफोर्ड करूँगा। नौकरी से बेहतर ये भाई कि कोई अपना छोटा मोटा अपना रोज़ी रोटी कमाए। इस वक्त सोशल मीडिया और ये जो चीज़ें चल रही हैं इनको देखें, सर्च करें, 10 चीज़ें निकलती हैं इसमें से, 10 मौके निकलते हैं आपके लिए, 10 दिमाग की खिड़कियाँ खुलती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब करके क्लर्क बन के आप खुश रहें। बहुत सारे काम है यार, आप बहुत सारी चीज़ें जो अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा ना, अभी देखें ना, अब इम्पोर्ट पे पाबंदी लग रही है, और अल्लाह करे कि ये लग जाए मतलब, और लग जाए, और लगने के बाद इम्प्लीमेंट भी हो जाए, अल्लाह करे। आप छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खोल लो यार, छोटी छोटी साबुन की इंडस्ट्री खोल लो। इंडिया जैसा मुल्क जो उसने पता नहीं कितने सालों से जो है ना वो इम्पोर्ट बंद करके वही पुरानी एम्बेसी में घूमते थे, बिल्कुल ऐसे ही पुरानी गाड़ी कि उन्होंने अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी की ना भाई। मादरत के साथ है गलत, इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, मगर तो आज एक डेवलपिंग नेशन में आ रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आप अपने मुल्क के साथ सिंसियरिटी तो करें ना यार। मसला ये कि आप अपने थोड़ा सी चीज़ों को, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा डाउन तो करें ना, बल्कि डाउन भी नहीं करें। ये जो बेरोज़गार के ढोल बजा रहे हैं ना,
ये जाए मार्केट में जाके चीज़ें देखें, मार्केट में घुसे ना मेरे भाई, कोई इंडस्ट्री लगा लो, कोई छोटी मोटा कोई काम कर लो, कोई मतलब ऐसी चीज़ कर लो जो आप डेवलप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ों पे भी पाबंदियाँ लग रही हैं, आप मेकअप का सामान है, आपका बहुत सारी चीज़ें, मतलब यू नेम इट के, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो अभी इम्पोर्ट पे पाबंदी लग रही है। आप उसकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ बना लो, आप करो, अगर आप इतने हड़ाराम हो और आप सोशल मीडिया पे भी नहीं करना चाह रहे तो छोटी सी इंडस्ट्री लगा लो, कोई छोटे मोटे काम कर लो, कम से कम आप देखिए। मैं फिर वो अलबात हमारे वालिद ने एक चीज़ सिखाई थी, नौकर नौकर होता है। बिल्कुल है। चाहे वो किसी भी ओहदे पे, कितने भी बड़े ओहदे पे चले जाए, नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है। वो चाहे छोटे से 2 कमरे के किसी फैक्ट्री का भी मालिक होगा ना, वो मालिक ही होगा। तो इस तरह की चीज़ों को डेवलप करो, ज़रा थोड़ा सा रिसर्च करो। आप चाइना को देख लो यार, कि किस तरीके से उसने बूम किया है, ये यही इंडस्ट्रीज़ की वजह से किया है ना। मतलब जिस वक्त पूरी दुनिया पे वो राइज बैठा हुआ है, वो छोटी 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 इंडस्ट्रीज़ लगा लगा के, मतलब मेरा ख्याल है कि वो चाइना में आप जैसे हम इस कमरे में बैठे तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोने में कोई ना कोई फैक्ट्री बनी हुई होगी, कोई चीज़ बना रहा होगा। ऐसे ही तो हम इन चीज़ों पे क्यों नहीं जाते? चले 2 मिनट के लिए मैं ये सोच लेता हूँ कि ये समझेंगे कि जी रेहान भाई के स्टूडियो में बैठा हूँ तो उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ या उनके चीज़ों को कह रहा हूँ। मैं तारीफ़ उनकी नहीं कर रहा हूँ, मैं तारीफ़ कर रहा हूँ जो गोरे ने बनाया सिस्टम। वो तो सिर्फ आपके गोरे के सिस्टम को आपको लिंक करने के लिए कह रहे हैं। वो उस गोरे के सिस्टम में रेहान भाई का कोई कट नहीं है कि अगर रेहान भाई ने कोई कट रखना है तो उनको कोई कट मिलेगा, कट नहीं है। वो आपको एक एजुकेट कर रहा है, आप ही की लाइफ को बढ़ाने के लिए एक आपको चीज़ बताई जाती है। और ये मैं हकीकत एक बात बताऊँ, ये मैं फिज़िकली भी चीज़ें कर रहा हूँ। आप लोगों की बेहतरी और भलाई के लिए काम करें ना, आप दुनिया के सबसे बुरे आदमी, सबसे बुरे आदमी, हकीकत है। आप वही काम गलत करें, यकीन करेंगे कोई मुँह से चाह नहीं करेगा। मैं अक्सर व बेशतर लोगों को कहता हूँ कि अच्छा आदमी कहलाने के लिए मरना ज़रूरी है। अब उस वक्त तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हमें आवाज़ भी नहीं आएगी। एक आप देखें ना, किसी भी आप मस्जिद में चले जाएं, अल्लाह माफ़ कर, जनाजा की नमाज़ पढ़ने, वो चाहे कैसे भी 10 गालियाँ दे रहे हो, 1 घंटा पे बहुत चीज़ें। अबे तो भाई ज़िंदगी में बोल लेते ताकि सुकून से तो मर जाता वो। हमारे चीज़ें कुछ ऐसी हैं भाई। भारत मैं रेहान भाई की चीज़ों को अप्रिशिएट करूँगा इसलिए कि भाई मैं फ़िज़िकली ख़ुद भी चीज़ों को उनको देख भी रहा हूँ और एक नया नज़रिया, नया आइडिया लेकर आए। आप लोगों को उसको इम्प्लीमेंट कराना चाहिए अपनी ज़िंदगी में। अच्छा काशिफ भाई, एंड में एक सवाल ज़रूर पूछूंगा। वो 440 वाट का करंट का तार और वो इंजेक्शन जिससे यूथ लाइन पे आ जाए, वो कहाँ मिलेगा? सर मसला ये कि वो किसी शरीफ आदमी के पास तो नहीं मिलेगा। सीधी सी बात, तो हमारी कौम के साथ प्रॉब्लम ये कि हमारे पास अगर कोई डिक्टेटर आ जाता है या कोई ऐसी चीज़ मुसलत हो जाती है तो हम बड़े नारे मारते हैं कि ये फलाना ढिमकाना जुल्म हो गया, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। मगर हम उस कौम का मिजाज कुछ ऐसा हो गया कि अगर हमसे अगर प्यार से भाईजान ये कचरे का डब्बा है, प्यारे भाई इधर उठा देना, तो वो पहले आपको छूटते गाली देगा, उसके बाद वो डब्बे की बात करेगा। अगर आप गाड़ी से उतरते इसको बोले तेरी, मैं बोलना नहीं जा रहा, उठा पे साले, वो यूँ उठाएगा, चूँ से चाह नहीं करेगा। तो हमारी कौम का एक मिजाज ऐसा हो गया कि हम मोहब्बत से बात समझने के काबिल नहीं रहे। या फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई हमारी या क्या हो गया। मगर हमें लोगों को जो ने 440 वाट का करंट देने के लिए के इलेक्ट्रिक को पहले करंट बिजली तार में देना पड़ेगा। तो वो आपने दोबारा सियासी कर दिया। नहीं मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उन्होंने अगर वो करंट देगा तो भाई मैं किसी को करंट भी मारूंगा ना। 12 चीज़ें बहुत सारी। मैं छोटी सी मिसाल दूंगा। जैसे मैं अभी आपकी छत पे गया था तो आपने मुझे सोलर सिस्टम दिखाया जी। एक अरसे से लोग चीख चीख के मर गए कि बाबा सोलर सिस्टम पे चले जाओ, सोलर सिस्टम पे चले जाओ। अल्लाह के बंदो, अल्लाह ताला ने आपको एक चीज़ दी हुई है, आप सोलर करके अपनी बिजली की ज़रूरत पूरी भी कर सकते हो, बल्कि बढ़ा के आप के इलेक्ट्रिक को उसको बेच के अपनी अर्निंग भी बना सकते हो और आप अपने घर को फ्री कर सकते हो। अब हर टीवी के चैनल पे मैं देख रहा होता हूँ, हर जगह पे बिजली महंगी हो गई, मर गए, 70% तनख्वाह जो है उसमें देनी पड़ रही। तो मेरे प्यारे भाई, जब आपके पास एक चीज़ थी तो आप उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया? जब मतलब अब मैं वही वाली बात आपकी कि 200-440 वाट का करंट दूंगा कि भाई अल्लाह के बंदे तुम लोग कर लेते इम्प्लीमेंट। आज एसी में बैठे हैं, पैसे नहीं दे रहे। सर वही बात करो, बल्कि मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर आपका सिस्टम ये बड़ा लगा हुआ है तो सिस्टम उल्टा आप पैसे जनरेट कर ले रहे हैं। ऐसा ही है। अभी आपका सर्दियों का सीजन आएगा, आपके एसी बंद हो जाएंगे, बिल्कुल, वो बिजली तो बनाएगा, वो बिजली जाएगी के इलेक्ट्रिक के पास, आपका वो अर्न आएगा। वो जब आपका ब्रेकअप पूरा हो जाएगा सर्दियों और गर्मियों का, तो आप प्रॉफिट में ही रहोगे। बिल्कुल ऐसे ही। यही तो मैं बात कह रहा हूँ भैया कि थोड़ी चीज़ों को अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट करवाएं। हम हर चीज़ ऐसे समझते हैं कि कोई स्पाइडरमैन आएगा और कोई ऐसा मतलब आसमान से कोई उतरेगा और वो छड़ी घुमाएगा और सारी की सारी दुनिया जो है वो चेंज हो जाएगी। वो लेकर आए थे ना कि स्पाइडरमैन को, उस स्पाइडरमैन ने जो कर गया अभी तो पता चलेगा लोगों को।
अभी तो क्या कहते हैं ना, इफ्तिदाई इश्क है, अभी तो लोगों को जो है ना जुनून से चल रहे हैं। और आगे आगे देखिए असल मसला पता है कि देखिए, एक हीरो को फॉलो कर रहा हूँ मैं। अगर पाकिस्तान में आप शाहरुख खान को लेकर आ जाए ना, तो इसके 10 गुना ज़्यादा रश होगा। हम हीरोज़म वाले लोग हैं, हमारी जो है ना वो फैंटेसी की ज़िंदगी होती है हमारी। वो अम्मा ने कहानियाँ सुनाई थी कि परी आती है, वो जब शादी होकर आती है तो पता चलता है परी नहीं है, परा है। वो तो ना हम फैंटेसीज में रहते हैं। तो आधी ज़िंदगी हमारी माँ बाप ने जो है शादियाँ करा के वो करा दी, और आधी ज़िंदगी में उनको सबक सीखना चाहिए। जब आपकी अम्मा ने आपको बचपन से स्टोरी सुनाई थी कि आपके घर में परी आएगी और आपकी ज़िंदगी बड़ी सुकून कर देगी, शादी के बाद उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फिर कि लोगों के भाषण पे यकीन नहीं करे। इसलिए भाषण होते हैं। सही बात है। तो काशिफ भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और हमने आज थोड़ी बिजनेस और पॉलिटिक्स को मिला जुला के एक नए किस्म की बातचीत की। नहीं यार, इस तरह की बात होनी चाहिए भाई। माजरत के साथ मैं भी आपका कंक्लूजन बोलूँगा, हम लोग बहुत खुशक लोग हो गए। हम किसी भी मौजू पे अगर बैठते हैं तो उसी पे स्टक होके और बड़ा खुशक होके चीज़ें चल रही होती है। थोड़ा सा लोग अगर हमारा आपका चैनल देखते हैं ना, कोई चीज़ देखते हैं, वो थोड़ा सा चाहते हैं कि कुछ ज़रा दिमाग रिलैक्स हो, सिर्फ टेंशन ही नहीं दें। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अगेन, आप अगर काशिफ साहब के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये ऐसे सियासतदान हैं, ऐसे रहनुमा हैं जो आपको रोड पे ही नज़र आएंगे। और ये मैं ख़ुद अपनी आंखों से देखी बात बता रहा हूँ। अगर आप ईस्ट जोन से कहीं ताल्लुक़ रखते हैं कराची के, तो वहाँ आप इनको रोड पे ही पाएंगे, और इनके काम किसी से ही पूछ लें तो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। तो बहुत ईजी इनसे कनेक्ट होना और मसाइल का हल है। और यही अगेन कि हम इस आवाम को ढूंढ रहे हैं जिसको शायद करंट लगाने की ज़रूरत है या इंजेक्शन की ज़रूरत है, कि वो कब राह रास्त पे आ जाए। और जिस वक्त आ गई तो यकीन माने पाकिस्तान वो मुल्क होगा जो कर्ज़े शायद दे रहा होगा लोगों को, दूसरे मुल्कों को। हम ले नहीं रहे होंगे। तो बस इसी चीज़ को करें कि कुछ ना कुछ करें। यूट्यूब एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपको 1 रुपये पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। हम वहाँ से सीखें, ऑनलाइन अर्निंग करें। 1 लाख रुपए तो मिनिमम मैं बता रहा हूँ महीना कमा सकते हैं, उससे ऊपर कमा सकते हैं। बहुत शुक्रिया अगेन काशिफ भाई आपका। थैंक यू। इसी मैसेज के साथ पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। जब तक कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।